हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एएसएल। मैं अवधेश सिंह और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मैथ सब्जेक्ट के अंतर्गत रिमाइंडर थ्योरम टॉपिक पे, दैट इज शेषफल प्रमेय पे। तो रिमाइंडर थ्योरम टॉपिक पे ये हमारा दूसरा वीडियो होगा। तो इसके पहले का वीडियो जो हमने अपलोड किया था, जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखा होगा, पहले आप जाके उस वीडियो को देखें, उसके बाद इस वीडियो से आप कंटिन्यू करें ताकि हर चीज़ आपको समझ में आए और हर चीज़ आपको क्रिस्टल क्लियर होते रहे। ठीक है, तो आइए बिना समय गंवाते हुए क्वेश्चंस डायरेक्ट लेते हैं। जैसा कि पिछला वीडियो में फैक्टोरियल बेस्ड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिमाइंडर थ्योरम में, उस क्वेश्चन को हमने इंक्लूड किया था। तो आइए एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं फैक्टोरियल बेस्ड पे, उसके बाद कुछ और टाइप को भी देखेंगे रिमाइंडर थ्योरम पे। तो जैसे कि मान लिया जाए इस बार रहे आपके पास फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 6 और ये रहा प्लस फैक्टोरियल 1000 तक। ठीक है, और डिवाइड बाय 18। ठीक, मतलब क्या कि फैक्टोरियल 1 से लेके फैक्टोरियल 1000 तक के सम को अगर 18 से विभाजित किया जाए तो शेष फल क्या होगा, रिमाइंडर इसका क्या होगा। तो जैसे कि पिछला वीडियो में फैक्टोरियल बेस्ड पे एक क्वेश्चन हमने किया भी था लास्ट में, उसी तरह इसको भी करना है। आइए देखते हैं। जैसे फैक्टोरियल 1, तो फैक्टोरियल 1 का वैल्यू कितना होता है, तो 1। तो 1 को अगर आप 18 से विभाजित करते हो तो उस केस में आपका जो रिमाइंडर है वो प्लस का 1 ही आता है। ठीक, अच्छा ये चीज़ आपको तभी समझ में आएगा जब इसके पहले की वीडियो आप देखे होंगे। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इस वीडियो से कंटिन्यू तभी कीजिएगा जब इसकी पहले की वीडियो आप देख चुके होंगे, तब यहाँ से आपको पूरा समझ में आएगा। अब फैक्टोरियल 2 है, तो फैक्टोरियल 2 का वैल्यू कितना होता है, 2। तो 2 को अगर 18 से विभाजित करते हैं तो उस केस में भी अपना जो रिमाइंडर है वो प्लस का 2 ही आता है। अब फैक्टोरियल 3, तो फैक्टोरियल 3 का वैल्यू होता है 6। तो 6 को अगर 18 से विभाजित करते हैं तो उस केस में भी रिमाइंडर जो अपना है वो प्लस का 6 ही आएगा। उसके बाद है फैक्टोरियल 4, तो फैक्टोरियल 4 का वैल्यू कितना होता है, 24। तो 24 को अगर हम 18 से विभाजित करें तो उस केस में रिमाइंडर कितना होगा, तो 18 एकम 18, 2 20, 4 24, दैट इज 6, दैट इज प्लस का 6 यहाँ रिमाइंडर होगा। ठीक है, उसके बाद आता है फैक्टोरियल 5, तो फैक्टोरियल 5 का वैल्यू कितना होता है, फैक्टोरियल 5 का वैल्यू हो जाएगा 120। ठीक, 120 को अगर 18 से हम विभाजित करें तो उसके इसमें रिमाइंडर कितना होगा, तो 18 5 90, 18 6 108, 18 7 126, 18 7 126। तो उसके इसमें रिमाइंडर कितना हम लिखेंगे, माइनस का 6 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 120 तक पहुंचना है। और ये चीज़ आपको क्लियर हो रहा होगा जब पहला वीडियो आप देखे होंगे तब। तो फैक्टोरियल 5 का वैल्यू 120, 120 को 18 से विभाजित करेंगे तो उसके इसमें रिमाइंडर कितना होगा, माइनस का 6 होगा। अब फैक्टोरियल 6, तो फैक्टोरियल 6 का वैल्यू कितना होता है, 720। ठीक है, 720 को अगर हम 18 से विभाजित करते हैं तो उस केस में 18 चक 72, ये 0 40 बार में कट जाता है, मतलब रिमाइंडर जो है हमारा वो 0 आ जाता है। मतलब फैक्टोरियल 6 का रिमाइंडर कितना होगा, 0। इसका मतलब क्या हुआ कि फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 6 के ऊपर जितने भी फैक्टोरियल होंगे सबको अगर 18 से विभाजित किया जाए तो उस केस में रिमाइंडर हमारा 0 होगा। इसीलिए इसके आगे का फैक्टोरियल निकालने का कोई मतलब नहीं है। क्यों, क्योंकि हर केस में रिमाइंडर चूंकि फैक्टोरियल 6 का 0 हो गया तो इसके आगे फैक्टोरियल 7 होगा, फैक्टोरियल 8 होगा, और हर फैक्टोरियल में फैक्टोरियल 6 भी इंक्लूड होगा। इसीलिए आगे हर टर्म का रिमाइंडर जो है वो 0 होगा। इसीलिए हम यहीं तक का रिमाइंडर निकालेंगे। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, अब सब के बीच में प्लस का साइन है, इसलिए प्लस का 6 और माइनस का 6 तो यहाँ कट गया। अब यहाँ हो गया 6 + 2 8, 8 + 1 दैट इज 9। ठीक है, तो अपना रिमाइंडर कितना हो गया, 9 हो गया। मतलब फैक्टोरियल 1 से लेके फैक्टोरियल 1000 तक को अगर 18 से विभाजित किया जाए तो उस केस में अपना रिमाइंडर कितना होगा, तो रिमाइंडर 9 होगा। आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा। आइए कुछ और क्वेश्चंस को लेके देखते हैं। अब मैं यहाँ बनाते जाता हूँ, जिसे बीच में कॉपी में आपको नोट करना है तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और उसके बाद उसको नोट कर लीजिएगा। और साथ ही साथ जो भी मैं चीज़ बोलते जाता हूँ जो आपको इंपॉर्टेंट लगे वो साइड में कॉपी में नोट करते रहिएगा, ताकि एक जो आपका जो कॉपी है वो एक नोट के फॉर्म में भी तैयार होते रहेगा साथ साथ में। ठीक, अब आगे कुछ संख्याओं को जैसे लेते हैं इसमें। जैसे मान लो 1903 इंटू 1958 इंटू 75, ठीक, डिवाइड बाय 19, मतलब 1903 गुना 1958 गुना 1975 को अगर 19 से विभाजित किया जाए तो हमारा रिमाइंडर कितना होगा। तो आप ये तो नहीं करोगे ना कि 1903 को 1958 से गुना करोगे, फिर उसको 75 से गुना करोगे, फिर उसको 19 से विभाजित करोगे, उसके बाद रिमाइंडर निकालोगे, तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा आपको, और उतना समय कॉम्पिटिटिव में होता है नहीं। ठीक है,
तो बस यहाँ बड़े बड़े टर्म अगर आपके पास रहे तो बस किस हिसाब से इसको तोड़ते हुए स्प्लिट करते हुए किस हिसाब से तोड़ना है, इस चीज़ को हम यहाँ पे देखेंगे। अब जैसे 1903 है तो सबसे पहले अगर 1903 को अगर हम 19 से विभाजित करते तो उसके इसमें अगर यहाँ 1903 की जगह पर अगर 1900 रहता, पूरा का पूरा ये कितना रहता 1903 मतलब क्या हुआ कि 1900 + 3 दैट इज 1903। तो 1900 तो 19 से पूरी तरह से विभाजित है, बड़े बड़े टर्म को इसी हिसाब से सोचना है और इसी हिसाब से तोड़ना है, इसीलिए हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिए हैं। अब 1903 है तो 1900 तो पूरी तरीके से विभाजित है, तो बचा कितना 3, तो मतलब कि 1903 को अगर 19 से विभाजित किया जाए तो उस केस में अपना रिमाइंडर कितना होगा, तो रिमाइंडर होगा +3। ठीक, क्यों +3 होगा, क्योंकि यहाँ 1903 में जो 1900 अगर रहता, मतलब 1903 की जगह पर 1900 जो है, तो 1900 तो 1919 से पूरी तरीके से विभाजित है। अब बचा वो 3, तो यही हमारा जो है ये शेषफल होगा, दैट इज +3। अब 1958 है तो 1958 है तो 1900 तो पूरी तरीके से विभाजित है, 1958 ठीक कितना है 1958। तो 1958 को अगर हम 19 से विभाजित कर रहे हैं तो इसमें 1900 जो है 1900 वो तो 19 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। अब बचा कितना 58 दैट इज 58। अब 58 को 19 से हम विभाजित कर रहे हैं तो 19 का 19, 19 दूनी 38, 19 तिया 57 दैट इज 57। तो 57 तक तो विभाजित हो जा रहा है, तो यहाँ पर 58 है मतलब कितना +1 यहाँ रिमाइंडर होगा। ठीक, चीज़ों को इसी हिसाब से स्पीड करते हुए बड़े बड़े टर्म्स अगर आपके पास आते हैं तो इसी हिसाब से तोड़ते जाना है। ठीक, यहाँ कर क्या रहे हैं, अब 1958 है तो इसमें 1900 तो हम देख रहे हैं कि 19 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा, बचा ये 58 दैट इज 58 और 19 दिया होता है 57, तो 57 तक विभाजित हो जाता है, तो उस केस में रिमाइंडर कितना हो जाएगा +1 हो जाएगा। अब आगे है 75, तो 19 का 19, 19 दूनी 38, 19 दिया 57, 19 चक होता है 76, 19 चक 76, तो यहाँ पे है 75, तो उस केस में रिमाइंडर कितना होगा, तो रिमाइंडर हो जाएगा आपका -1। क्यों 19 चके 76 तक जाते हैं लेकिन यहाँ 75 में आना है, तो फिर -1 आपका रिमाइंडर होगा। आई होप अगर पहला वीडियो आप देखे होंगे तो ये चीज़ आपको क्लियर होगा। बस इसमें आपको क्या सीखने को मिला कि अगर बड़े बड़े टर्म्स आपके पास रहे तो किस हिसाब से स्प्लिट करते हुए विभाजित करने का कोशिश करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर हो गया -1। अब सबके बीच में गुना का साइन है तो गुना करते हैं, तो 3 एकम 3 और 3 एकम 3, ठीक है, तो 3 तो होगा। ठीक, अब साइन का देखते हैं तो प्लस इंटू प्लस 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 इंटू माइनस दैट इज -3। अब माइनस में हम देखते हैं कि नेगेटिव में कभी भी रिमाइंडर का आंसर नहीं दिया जाता है, दिया जाता है पॉजिटिव में। तो पॉजिटिव कैसे निकालेंगे, जब -3 हमको रिमाइंडर है तो पॉजिटिव का रिमाइंडर निकालने के लिए क्या करेंगे कि ये 19 दैट इज जो भाजक होता है 19 - 3 कर देते हैं, तो 19 - 3 आप करोगे तो आपका आंसर जो है वो आएगा 16 दैट इज 16। मतलब कि 1903 गुना 1958 गुना 75 को अगर 19 से विभाजित किया जाए तो उस केस में अपना रिमाइंडर कितना होगा, तो रिमाइंडर जो है वो 16 होगा दैट इज 16 होगा। आई थिंक आपको ये क्लियर होगा। आइए कुछ और क्वेश्चन को लेके देखते हैं इसी में। जैसे कि मान लिया जाए 1752 लेते हैं, 1752 गुना 1767 गुना 69, ठीक, डिवाइड बाय 17 कि 1752 गुना 1767 गुना 69 को अगर 17 से विभाजित किया जाए तो उस केस में अपना रिमाइंडर कितना होगा। तो आइए उसी हिसाब से तोड़ते जाते हैं। अब 1752 है तो तोड़ना कैसे है, बस वो चीज़ हम यहाँ सीख रहे हैं। 1752 है तो उसमें 17 से अगर डिवाइड करना है तो 1700 तो पूरी तरीके से विभाजित हो जाता। कहने का मतलब क्या है कि ये 1752 है तो 1700 प्लस 52 ना 1752, तो 17 से विभाजित कर रहे हैं तो ये 1700 तो पूरी तरीके से विभाजित हो जा रहा है। अब बचा कितना 52 दैट इज 52। अब 52 को हम 17 से कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि 17 का 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51 होता है और यहाँ पे है 52, तो उस केस में अपना रिमाइंडर कितना होगा, रिमाइंडर होगा आपका +1। ठीक, तो देख रहे हो कि बड़ा सा टर्म है लेकिन 17 से विभाजित कर रहे हैं, तो अगर स्प्लिट करके तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो बहुत इजीली हम रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं कि 1752 उसमें 1700 तो पूरी तरीके से विभाजित है, बचा 52, तो 17 तिया होता है 51, तो इसीलिए +1 आपका रिमाइंडर। अब 1767 है तो 1767 में 1700 तो 17 से पूरी तरीके से विभाजित है। अब यहाँ है 17, तो 17 का 17, 1767 में 1700 पूरी तरीके से विभाजित। अब यहाँ बचा कितना 67। अब 67 को 17 से विभाजित करना है तो 17 का 17, 34, 17, 51, 17 चके 68, 17 चके 68, लेकिन यहाँ है 67, तो उस केस में अपना रिमाइंडर कितना होगा, तो रिमाइंडर होगा आपका -1। उसी तरह 69/17 69/17 है तो 17 चके होता है 68, तो उस केस में रिमाइंडर कितना होगा, तो रिमाइंडर होगा आपका +1। ठीक है,
अब सबके बीच में गुना का साइन इसलिए गुना करते हैं, तो 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, ठीक, तो 1 तो होगा। लेकिन अब साइन का देखते हैं, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस दैट इज माइनस, तो -1। लेकिन हम जानते हैं कि नेगेटिव में कभी भी आंसर नहीं दिया जाता रिमाइंडर का, तो पॉजिटिव रिमाइंडर कैसे प्राप्त होगा? तो ये 17 जो है दैट इज जो इसका हर है उस 17 और ये रिमाइंडर जो माइनस में करना है तो 17 माइनस 1 कर देंगे दैट इज 16, दैट इज 16 जो है वो आपका इस केस में भी रिमाइंडर होगा। आई होप बड़े बड़े टर्म्स को किस हिसाब से स्प्लिट करके रिमाइंडर निकाला जाता है ये चीज़ आपको क्लियर हुआ होगा। और भी बहुत सारे टर्म्स है जिसका आप लेके रिमाइंडर इस हिसाब से निकाल के देख सकते हो, निसंदेह आपका रिमाइंडर आएगा। ठीक, अब यहाँ तक देखने के बाद कुछ और चीज़ों को देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम के अंतर्गत, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है देखना। ठीक, अब मान लो आपके पास रहे 34 डिवाइड बाई 12, 34 को अगर 12 से विभाजित किया जाए तो उस केस में रिमाइंडर कितना होगा? तो जिस हिसाब से हम लोग अभी तक रिमाइंडर निकालते आए उसी हिसाब से पहले इसको निकाल के देखते हैं 34/12 का। तो 12 का 12 बन 24 बार तिया 36, 12 तिया 36, तो उस केस में रिमाइंडर कितना होगा? तो रिमाइंडर होगा आपका -2, ठीक है, -2। लेकिन माइनस में हम आंसर देते हैं नहीं रिमाइंडर का, प्लस का रिमाइंडर पॉजिटिव में देते हैं हमेशा, तो पॉजिटिव का रिमाइंडर कैसे निकाल सकते हैं? तो इस 12 में से 2 को घटा देते हैं, तो 12 - 2 कर दोगे तो आपका हो जाएगा 10, 10 आपका क्या हुआ? इसका रिमाइंडर हो गया। ठीक, ये चीज़ है। लेकिन अगर मान लो कि 34 को अगर हम 12 से विभाजित कर रहे हैं और हम पहले सिंप्लीफाई कर लिए, सिंप्लीफाई करने का मतलब जैसे 2 का टेबल पढ़ रहे हैं तो 2 छक्के 12 और 2 का पढ़े तो 2 17 ही 34, मतलब 17/6, 17/6। अब 17/6, अब इस केस में हम रिमाइंडर निकाल रहे हैं तो 6 दूनी होता है 12, तो 6 दूनी 12, तो उस केस में रिमाइंडर कितना होगा? रिमाइंडर होगा 5। ठीक है, अब ये देखो कि ये कैसे संभव है कि 34/12 यहाँ भी था, 34/12 यहाँ भी था, लेकिन यहाँ रिमाइंडर आया 10, लेकिन यहाँ रिमाइंडर आया 5, तो एक ही संख्याओं को 2 रिमाइंडर संभव है नहीं। ठीक, तो यहाँ हो इसलिए रहा है क्योंकि यहाँ हम सिंप्लीफाई किए हैं, तो सिंप्लीफाई करने के बाद अपना रिमाइंडर 5 आया है, और यहाँ विदाउट सिंप्लीफाई अगर हम रिमाइंडर निकाल रहे हैं तो हमारा रिमाइंडर जो है वो 10 आ रहा है। तो कहने का मतलब सिर्फ इससे ये है, इसको आप नोट करके साइड में लिख भी लीजिएगा कि किसी भी टर्म का रिमाइंडर निकालने के लिए किसी भी संख्या को सिंप्लीफाई करके रिमाइंडर नहीं निकाला जाता है। ठीक है, सिंप्लीफाई करके किसी भी संख्या का रिमाइंडर नहीं निकाला जाता है, लेकिन किसी विशेष परिस्थिति में अगर सिंप्लीफाई करके रिमाइंडर निकालना रहे, अब विशेष परिस्थिति क्या होगा? जैसे अभी तो ये छोटा संख्या है, लेकिन हो सकता है आपके पास बहुत बड़े बड़े संख्या भी आ जाए। अब उस बड़े बड़े संख्याओं को सिंप्लीफाई करना पड़े पहले, और उसके बाद उसका रिमाइंडर निकालेंगे, जो कि ईजी होता है सिंप्लीफाई करने के बाद रिमाइंडर निकालना। तो बस याद ये रखना है कि जिस संख्या से हम सिंप्लीफाई किए हैं उसी संख्या को लास्ट में जो भी रिमाइंडर आएगा, वो रिमाइंडर आने के बाद जिस संख्या से सिंप्लीफाई किए हैं उसी संख्या से उसको गुना कर देंगे, तब वो हमारा एग्जैक्ट रिमाइंडर होगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई किससे किए हैं? इसको हम 2 से सिंप्लीफाई किए हैं, 2 छक्के 12 और 2 17 ही 34, 2 से सिंप्लीफाई किए हैं तब हमारा रिमाइंडर 5 आया है। तो सिंप्लीफाई 2 से किए हैं ना, इसीलिए लास्ट में क्या करेंगे कि जो 5 रिमाइंडर आया है इसको 2 से सिंप्लीफाई किए, इसे लास्ट में 2 से गुना कर देंगे, तब 5 दूनी 10। तो यहाँ भी हमारा रिमाइंडर 10 आया और यहाँ भी रिमाइंडर हमारा 10 आया। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है कि संख्याओं को कभी भी सिंप्लीफाई करके रिमाइंडर नहीं निकाला जाता है, लेकिन किसी विशेष परिस्थिति में अगर सिंप्लीफाई करके रिमाइंडर निकालना रहे तो याद क्या रखना है कि जिस नंबर से हम सिंप्लीफाई किए हैं लास्ट में रिमाइंडर जो भी होगा, वो रिमाइंडर को जिस संख्या से सिंप्लीफाई किए हैं लास्ट में उसी से गुना करके जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो हमारा एग्जैक्ट रिमाइंडर होगा। कुछ और संख्याओं को लेकर देखते हैं, जैसे कि मान लिया जाए 38/12, ठीक, 38/12। अब मान लो कि यहाँ पे जो नॉर्मल जिस तरह हम रिमाइंडर अभी तक निकालते हैं उस हिसाब से अगर रिमाइंडर निकालते हैं तो 12 तिया 36, तो उस केस में रिमाइंडर कितना है? तो रिमाइंडर आया +2, तो +2 अगर आ गया तो यही हमारा रिमाइंडर हो गया। ठीक, लेकिन मान लो इसको सिंप्लीफाई करके हम रिमाइंडर निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, अब इसको बार बार मैं छोटे छोटे संख्याओं को सिंप्लीफाई करने के लिए इसलिए मैं फोर्स कर रहा हूँ, हो सकता है आपके पास बड़ी संख्या आ जाए और वहाँ सिंप्लीफाई करना है, तो बस कंसेप्ट हमको ये सीखना है कि कभी भी संख्याओं को सिंप्लीफाई करके रिमाइंडर नहीं निकाला जाता है, लेकिन किसी विशेष परिस्थिति में अगर सिंप्लीफाई करके रिमाइंडर निकालना पड़े तो जिस संख्या से हम सिंप्लीफाई करेंगे लास्ट में जो भी रिमाइंडर होगा उसको उसी संख्या से लास्ट में गुना कर देंगे। ठीक, अब 38/12 किए हैं तो रिमाइंडर कितना है? 2। अब 38/12 को मान लो पहले सिंप्लीफाई करते हो, तो सिंप्लीफाई करते हैं 2 से, तो 2 छक्के 12 और 2 19 ही 38, दैट इज 19/6। अब 19/6 होता है तो उस केस में रिमाइंडर कितना हो जाएगा? तो 6 तिया होता है 18, तो उस केस में रिमाइंडर हो जाएगा 1।
ठीक। तो देख रहे हैं कि अगर विदाउट सिंप्लीफाई रिमाइंडर निकाल रहे हैं तो 2 आ रहा है, लेकिन सिंप्लीफाई करके रिमाइंडर निकाल रहे हैं तो 1 आ रहा है। तो ये 1 क्यों आ रहा है? क्योंकि इसको हम 2 से सिंप्लीफाई किए हैं। याद रखना है कि किस संख्या से सिंप्लीफाई किए हैं। 2 से सिंप्लीफाई किए हैं, 2 6 12 और 2 19 ही 38। तो 2 से सिंप्लीफाई किए हैं, इसीलिए हमारा रिमाइंडर 1 आया है। तो सिंप्लीफाई किससे किए हैं? 2 से। इसीलिए लास्ट में क्या करेंगे कि जिस संख्या से सिंप्लीफाई किए हैं उसी संख्या से लास्ट में गुना कर देंगे। तो 1 × 2 दैट इज 2। तो यहाँ भी हमारा रिमाइंडर कितना है? 2। और इस केस में भी रिमाइंडर आ रहा था 2। मतलब क्या हुआ कि किसी संख्या को अगर सिंप्लीफाई करना पड़े तो बस याद ये रखना है कि जिस संख्या से सिंप्लीफाई किए हैं लास्ट में उसी संख्या से उसको गुना कर देना है, तब हमारा जो रिमाइंडर होगा वो हमारा एग्जैक्ट रिमाइंडर होगा। आई होप कि ये चीज़ अभी तक आपको क्लियर हुआ होगा। कुछ और एग्जाम्पल को लेके देखते हैं हम। आइए देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन ये है 38 × 48 × 112 डिवाइड बाई 14। ठीक। अब इसको मान लो थोड़ा सा हमको लग रहा है कि ये बड़ा संख्या है। अब हम चाह रहे हैं कि इसको सिंप्लीफाई करके इसका हम रिमाइंडर निकालें। ठीक। तो सिंप्लीफाई करके कभी भी रिमाइंडर निकाला जाता है नहीं, लेकिन बड़ा संख्या लगे तो इसको सिंप्लीफाई करके भी रिमाइंडर निकाल सकते हैं। बस याद क्या रखना होता है कि जिस संख्या से सिंप्लीफाई कर रहे हैं लास्ट में जो भी रिमाइंडर होगा उसको उसी संख्या से लास्ट में गुना कर देना है, तब हमारा एग्जैक्ट रिमाइंडर फाइंड होगा। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो 2 से काटे तो 2 7 14 और 2 24 से ही 48। ठीक है। अब 7 से कट रहा है क्या कहें तो ये देख रहे हैं कि 7 से ये कटेगा। ठीक है। 7 से अगर इसको हम काटना चाहें तो ये 7 कम 7, 7 4 11 और 7 6 42, ये पूरा पूरी कट जाएगा। कितना से? तो 7 कम 7, 4/42, 7 6 42, 16। मतलब पूरा पूरी कट गया। तो उस केस में हमारा रिमाइंडर कितना हो गया? 0 हो गया। ठीक है। सिंप्लीफाई करने से रिमाइंडर हमारा 0 हो गया। मान लो इसको हम पहले 2 से सिंप्लीफाई किए और फिर इसको हम 7 से सिंप्लीफाई किए। ठीक है। तो 2 × 7 दैट इज 14 से इसको हम सिंप्लीफाई किए हैं पूरा की पूरी संख्या को। तो लास्ट में अगर हमारा रिमाइंडर सिंप्लीफाई करने के बाद 0 आ गया, तो अगर 0 को अगर हम 14 से गुना भी कर देते, 0 को 14 से गुना भी कर देते, तो उस केस में भी हमारा रिमाइंडर कितना होता है? किसी भी संख्या को 0 से गुना करते हो तो 0 ही आंसर होता है। तो उस केस में भी हमारा रिमाइंडर 0 होता। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि बड़ा संख्या है, लेकिन इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा अगर रिमाइंडर 0 आ गया, मान लो कि किसी भी संख्या से हम सिंप्लीफाई किए, उस संख्या से अगर 0 को हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो भी हमारा आंसर कितना होगा? 0 ही होगा। मतलब इस केस में हमारा रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ गया। बेसिकली मैं बस समझाने की इतना कोशिश कर रहा हूँ कि सिंप्लीफाई करके भी रिमाइंडर निकाला जा सकता है। बस याद ये रखना होता है कि जिस संख्या से हम सिंप्लीफाई किए हैं लास्ट में उसको उसी संख्या से गुना कर देंगे, तब हमारा जो रिमाइंडर होगा वो एग्जैक्ट रिमाइंडर होगा। आई थिंक आपको अभी तक जो मैं समझाने की कोशिश किया हूँ ये आपको क्लियर हो गया होगा। फैक्टोरियल बेस्ड पे क्वेश्चन हो या छोटे मोटे ये चीज़ हो, या अभी जो बताया कि सिंप्लीफाई करके कभी भी रिमाइंडर नहीं निकाला जाता है, लेकिन किसी विशेष स्थिति में अगर सिंप्लीफाई करके रिमाइंडर निकालना हो तो बस याद ये रखना है कि जिस संख्या से उसको सिंप्लीफाई किया है लास्ट में जो भी रिमाइंडर प्राप्त होगा उसको उसी संख्या से गुना कर देंगे, तब हमारा फाइनल रिमाइंडर प्राप्त होगा। अभी तक का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, जिसमें कुछ और टाइप्स के जो पावर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उसको भी हम इसमें देखेंगे अगला वीडियो में। फ़िलहाल के लिए रहने देते हैं इस चीज़ को। आप अगर समझ में आपको आया होगा, अगर नहीं फिर भी एक वीडियो को फिर से आप प्ले करके देखिएगा, निसंदेह आपको समझ में आएगा। ठीक है। और रिमाइंडर थ्योरम पे जो अगला हमारा जो वीडियो होगा वो आखिरी वीडियो होगा। तो 3 वीडियो में पूरा का पूरा रिमाइंडर थ्योरम मैंने कंप्लीट कर रहा हूँ। और ये 3 वीडियो देखने के बाद रिमाइंडर थ्योरम से चाहे आप एसएससी सीजीएल में बैठते हो या एलडीसी में बैठते हो या स्टेट लेवल के किसी भी एग्जाम में बैठते हो, आपको रिमाइंडर थ्योरम टॉपिक से कभी भी कुछ क्वेश्चन आता है तो आपको कभी भी कोई दिक्कत रिमाइंडर थ्योरम से नहीं होगा, इस चीज़ का गारंटी है। तो ये सेकेंड वीडियो हो गया। ठीक है। इसके बाद रिमाइंडर थ्योरम पे एक और वीडियो मैं लाऊंगा। ठीक है। और वो हमारा फाइनल अंतिम वीडियो होगा जो कि पावर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उसको हम उसमें देखेंगे। आई होप समझ में आया होगा। और अगर समझ में अभी तक आया तो शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल को आप दबा लीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास चला जाए, आप वीडियो को आप देख सके और घर बैठे आप तैयारी कर सको बहुत बढ़िया तरीक़ा से। ठीक है। थैंक यू सो मच। बाय बाय।